गुड मॉर्निंग सर। तो बेसिकली जो है आप लोगों को एक टास्क दिया गया था, याद है आप लोगों को? हाँ जी सर। टास्क क्या था? आप लोगों को अपना प्लान के ऊपर कॉलम पोजिशनिंग करनी है और लेंथ ऑफ द वॉल लिखनी है। अच्छा ये बताइए, 1 मीटर क्यूब में नंबर ऑफ ब्रिक कितना होता है? पता है किसी को? एक मीटर क्यूब में नंबर ऑफ ब्रिक कितना होता है? बताइए, पता है आप लोगों को? अरे पता है या नहीं पता है? बता भी नहीं रहे। नहीं पता है सर। नहीं पता, नहीं सर। नहीं पता है। हाँ, बोलो तो एटलीस्ट। अच्छा ये बताओ, ब्रिक का साइज पता है आपको? स्टैंडर्ड ब्रिक का साइज क्या होता है? बस सर। बताओ। सर 119 to 19 to 90 mm. 190 90 into 90 mm. 90 इंटू 90 mm, ये स्टैंडर्ड है, ठीक है? तो स्टैंडर्ड ब्रिक का साइज जो है 190 90 इंटू 90 जो है, ये साइज आपका यदि इसका वैल्यूम निकालेंगे तो निकल सकता है। कैसे निकलेगा? मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको। कितना वैल्यू आएगा? Hmm? 1539,000 mm cube. क्या बोला? 15, एक सेकंड में कैलकुलेट करता हूँ। 19 9 इंटू 9, राइट? तो ये आपका आया वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। क्या है ये? वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। चलिए मैं एक्सेल सीट एक जनरेट करता हूँ, वहां पे लिखते हैं हम। ब्रिक साइज क्या बोला आपने? 190 90 90 mm में है सब, ठीक है? तो यदि इसका हमको वॉल्यूम निकालना हो तो वॉल्यूम कितना आएगा? इज इक्वल टू दिस इंटू दिस इंटू दिस। ये mm क्यूब में निकल गया, इसमें निकल गया mm क्यूब में। ये हमको इसको मीटर क्यूब में निकालना, तो क्या करेंगे? इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 6, राइट? सही है? कितने जीरो हैं? सही है, बताओ। 1 3 3 6 3 9 होंगे ना? 3 जीरो और बोलते भी नहीं हो यार। कितने दिए मैंने? 1 2 3 4 5 6 7 8। यही है ना मीटर क्यूब में? हाँ जी सर। इतना समझ में आया सभी को या नहीं है? हाँ जी सर, आया सर। ये स्टैंडर्ड ब्रिक का मैंने साइज निकाला तो इतना आ गया। अभी मैं बोल रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन है 1 मीटर क्यूब में कितना ब्रिक होगा? तो एक ब्रिक का वॉल्यूम इतना है, ठीक है? तो इसको 1 हाँ जी डिवाइड सर। 1 + 1 + 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 /
1 मीटर क्यूब में कितना ब्रिक होगा, तो उसके लिए आपको करना होगा इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाई इतना वैल्यू। क्या ये सही है? हाँ जी सर। ये तब सही है जब तक ब्रिक के अंदर कोई भी मोटर ऐड नहीं होता है, समझ रहे हो ना? बट 1 मीटर यस क्यूब सर। आपको ब्रिक अरेंज करना है तो मोटर का रिक्वायरमेंट होगा। तो ये आपका ब्रिक साइज है और एक आएगा मोल्ड साइज, या बोल सकते हैं आप, कहने का मतलब है आप जब मोटर ऐड करेंगे तब इन सब का जो साइज है वो 10 mm जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। कितना mm? आपका सभी का 10 mm जो है साइज वो इंक्रीज कर जाएगा जब आप मोटर ऐड करेंगे। मतलब जब ब्रिक मशीनरी वर्क होता है उसमें मोटर ऐड होता है, पता है नहीं पता आपको? उस मोटर के हाँ जी सर, होता है सर। उस मोटर के एडिशन से जो है आपका जो है साइज बढ़ जाएगा। तो आपका अब जो वॉल्यूम आया न्यू वॉल्यूम, वो न्यू वॉल्यूम जो है वो आपका कुछ ऐसा होगा, इज इक्वल टू दिस इंटू दिस इंटू दिस। क्यूब के बाद आपका होगा इक्वल टू दिस, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये आपका हो गया जो आपका मोल्ड के साथ जो है जो साइज होगा वो ये होगा। तो इस टाइम पे जो है आपका 1 मीटर क्यूब में आपका रॉड जो ब्रिक आएगा वो कुछ ऐसे आएगा। क्लियर? कहने का यस सर, मतलब है क्लियर सर। आपका मोल्ड के साथ जो होगा ब्रिक साइज वो ये होगा। तो अभी ये बताओ, मान लो मेरा वॉल है, मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं। क्वेश्चन है, मान लीजिए 10 मीटर वॉल, साइज 10 इंच, या बोल सकते हैं थिकनेस, थिक 10 इंच। तो 10 इंच थिक है और 10 मीटर लंबी है, तो इसका हमें निकालना है। और हाइट हमारा जो है वो भी लिख देता हूं, लेंथ एंड 10 फीट 6 इंच। तो ये हमारा पूरा है, मतलब 10 मीटर लंबी है, 10 इंच की है और 10 फीट 6 इंच हाइट है। तो हम कैसे निकालेंगे इसका वॉल्यूम कि कितना ब्रिक, हमारा नंबर ऑफ ब्रिक कितना लगेगा? तो इसमें आपको क्या करना है, आपको इसका वॉल्यूम निकाल लेना है। कितना क्या निकालना है? वॉल्यूम निकाल लेना है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 10 मीटर जो है ये क्या है आपका लेंथ है, ठीक है 10 ले लिया। उसके बाद आपका 10 इंच जो है वो थिकनेस है, तो 250 mm जो है आपका थिकनेस ले लिया। उसके बाद बोल रहा है 10 फीट 6 इंच जो है आपका उसका हाइट है, तो 3.2 ले लिया। ये आपका टोटल वॉल्यूम आ गया। ठीक है, आप नंबर ऑफ ब्रिक निकल जाएगा।
एक एम क्यूब में इतना है, तो 8 एम क्यूब में कितना होगा? क्लियर है? यस सर। तो यहाँ पे आपका ऐसे निकल जाएगा कि आपका टोटल जो ब्रिक का क्वांटिटी है वो कितना यूज होने वाला है। आई थिंक सो आप लोग भी निकाल पाओगे ब्रिक का क्वांटिटी कितना यूज होगा आपके लिए। निकाल पाओगे? यस सर। तो मान लेता हूँ तुम निकाल लोगे। तो अभी ये बताओ, ये तुम्हारा हो गया कि इतना नंबर ऑफ ब्रिक जो है यूज होगा 10 इंच में। यदि यहीं पे 5 इंच का हो तो तब भी निकाल पाओगे? यस सर, निकाल लेंगे। ठीक है, गुड। तो वहां पे जो है हमको नंबर ऑफ ब्रिक जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा कि कितना ब्रिक जो है वो यूज होगा। तो अभी हम लोग को जो टास्क दिया गया था आप लोगों को, वो तो था लेंथ निकालने का। तो लेंथ निकल गया, हाइट आपको पता होगी आपके बिल्डिंग की। अभी क्या करना है, पूरे घर में कितना नंबर ऑफ ब्रिक यूज हुआ है वो निकालना है। ठीक है, टास्क ये है आपका नेक्स्ट। क्लियर है? ये यस डाउट सर। है? क्लियर है? तो यस सर। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में डिस्कस भी किए थे, आपका पेरीफेरी वॉल के ऊपर डिस्कशन था हमारा। आज हम लोग सैंड फिलिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सैंड फिलिंग जो होता है, सैंड फिलिंग हम लोग का पर्पस मैंने बताया था। सैंड फिलिंग क्यों करते हैं? यहाँ पे सैंड फिलिंग करने का पर्पस है कि वो आपका जल्दी कॉम्पैक्ट हो जाता है। मतलब जो उसका कंप्रेशन है, मतलब बोलते हैं वो कॉम्पैक्ट जल्दी हो जाता है सैंड कंपेयर देन सॉइल। जहाँ पे सैंड जो है आपका कुछ आवर्स में कॉम्पैक्ट होता है, वहीं पर यदि आपका सॉइल लेंगे, क्ले लेंगे वहां पे, तो क्ले जो है आपका अराउंड ईयर्स में मतलब कॉम्पैक्ट होता है। 5 ईयर्स, 3 ईयर्स, 10 ईयर्स, डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ सॉइल क्ले। तो हम लोग सैंड जो फिलिंग के लिए यूज करते हैं, वो सैंड कंपेरेटिवली जो आपका प्लास्टरिंग या कंस्ट्रक्शन के टाइम पे यूज होता है, उससे मतलब क्वालिटी में लेस होता है। तो ये चीज भी हमको ध्यान रखना है। ये नहीं अच्छा सा सैंड मंगा के फिलिंग कर दिया। ध्यान रखने वाला क्या चीज है कि आपका जो फिलिंग सैंड है उसका क्वालिटी अलग होता है, और जो हमारा कंस्ट्रक्शन में सैंड यूज होती है उसका क्वालिटी अलग होता है। तो हम लोग फिलिंग के लिए फिलिंग वाला सैंड ही यूज करेंगे। रेट का डिफरेंस अराउंड, या क्यूमिक पे जाएंगे हम लोग तो 3 क्यूमिक पे आपका 500 रुपीज का डिफरेंस रहता है। मैं बताऊंगा रेट्स के बारे में, थोड़ा आइडिया दूंगा आप लोगों को। उसके बाद हम लोग मूव करते हैं। सर, हाँ बोलो। जो आप बोल रहे हैं जो स्पेसिफिक सैंड हम लोग फिल करते हैं इसमें, हाँ। तो वो इन द सेंस फाइन ग्रेन होगी किसी कोर्स ग्रेन होगी? देखो, फाइन ग्रेन जो सैंड होता है वो आपका यूज होता है फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क्स। और जो ये होता है सैंड, इसमें थोड़ा सा क्लेई पार्टिकल्स भी होते हैं और हल्का सा कोर्स भी होता है। कंपेरेटिवली आपका जो सैंड कंस्ट्रक्शन के लिए यूज होता है उससे दो चीज होता है। ठीक है सर। तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ रहे हैं, पीसीसी बिलो प्लिंथ बीम। अब प्लिंथ बीम के नीचे पीसीसी जो कर रहे हैं हम लोग, उसका पर्पस क्या है? मैंने बताया था आपको पीसीसी करने का पर्पस क्या है। क्या पर्पस बताया था आपको पीसीसी करने का? सॉइल में वाटर प्रिवेंशन, वाटर नहीं लग जाने के लिए सर। नहीं नहीं नहीं, सॉयल में वाटर नहीं। जो आपका कंक्रीट आप करने वाले हैं उसका वाटर जो है सॉयल एब्जॉर्ब ना करे, जिससे आपका स्ट्रेंथ पे इफेक्ट पड़ जाए। आरसीसी मेंबर के स्ट्रेंथ पे इफेक्ट ना पड़े, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? पीसीसी करते हैं, राइट? पहला रीजन जो है। और दूसरा रीजन है कि आपको एक प्लेन सरफेस मिलता है जिसके ऊपर आप अपना स्ट्रक्चर फॉर्म करते हो, राइट? तो इस चीज को ध्यान रखना है। और पीसीसी के लिए जनरली जो है M7.5
या M10 यूज होता है। प्लिंथ बीम रेनफोर्समेंट बाइंडिंग। अब प्लिंथ बीम का जो रेनफोर्समेंट है उसको बाइंडिंग करने के लिए हम लोग को क्या क्या चीज ध्यान रखनी है। कहीं पे भी हमारा बीम बाइंडिंग हो रहा हो तो हमको जो मेजर चीज ध्यान रखनी है कि आपका जो रॉड है वो फुल लेंथ रॉड यूज हो। जैसे आप देख पा रहे हैं इस स्पैन से हमारा रॉड कंटिन्यूस चले आ रहा है, यहाँ तक भी एंड नहीं हुआ है, तो मतलब ये डिस्टेंस जो है 12 मीटर से लेस है। तो हमारा जो रॉड का लेंथ आता है वो 12 मीटर होता है। तो हमको बस ये ध्यान रखना है कि उसका जो है कटिंग नहीं होना चाहिए, आपका कटिंग नहीं होना चाहिए, फुल लेंथ रॉड यूज होनी चाहिए। जहां पे आपका जरूरत है और जहां पे आपका जरूरत नहीं है, जहां पे आपका मतलब एक्स्ट्रा बार दिया गया है या फुल लेंथ बार नहीं जरूरत है, वहां पे आप कटिंग डाल सकते हैं। बट जहां पे एक्स्ट्रा बार नहीं दिया गया है, जहां पे फुल लेंथ का ही जरूरत है, वहां पे आपको जो है रॉड जो है वो आपको फुल लेंथ बार ही यूज करना ज्यादा बेटर रहेगा। दूसरा चीज है कि जो हम लोग स्टीरअप प्रोवाइड करते हैं बीम्स के अंदर, उन स्टीरअप्स का जो स्पेसिंग है वो हमारा एक्यूरेट होना चाहिए। उससे क्या होता है, क्योंकि आपका जो आपका बीम से जो शियर फोर्स आता है उसको जो है आपका स्टीरअप ही बियर करता है। शियर फोर्स को बियर करने के लिए हमारे स्टीरअप्स होते हैं, क्योंकि शियर फोर्स जो है आपका वर्टिकल फोर्स है, तो वो जो है आपका लगता है आपका इंटरनल मेंबर के अंदर, तो उसको बियर करने के लिए हमारा स्टीरअप्स प्रोवाइड किया जाता है। तो स्टीरअप्स का जो स्पेसिंग है वो बहुत ही ज्यादा मतलब बोलते हैं ना कि आपको ध्यान रख के प्रोवाइड करना होगा। और उसमें क्या है आपका सेंटर पे और सपोर्ट पे अलग अलग रहता है, तो ड्राइंग को भी हमको अच्छे से स्टडी करना होगा, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को बाइंडिंग करवानी होगी। प्रॉब्लम ये आता है कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों को साइड पे जो है कैलकुलेशंस करना पड़ जाता है। जैसे मान लीजिए कि स्टीरअप है, उसका आपको निकालना है कि इसके अंदर कितना रॉड लगेगा, मतलब एक स्टीरअप में कितना मीटर रॉड लगेगा। तो कैसे निकालेंगे उस चीज के ऊपर हम लोग अभी डिस्कस कर सकते हैं। जो आपका वहां पे बेंड होता है स्टीरअप में, आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये देखिए बेंड हो रखे हैं। ये आपके बैंड 90 पे करना है या आपका जो है 135 पे करना है या 45 पे करना है, वो कितने पे करना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करता है। तो बेसिकली जो हम लोग का स्टीरअप है उसके अंदर जो है आपका रॉड कैलकुलेशन है, यदि आपको ये डिस्टेंस पता चल जाए, ये डिस्टेंस पता चल जाए, ये डिस्टेंस ये, तो आप निकाल सकते हैं। और आपने सॉरी और आपने कितना यहाँ पे जो है हुक प्रोवाइड किया है वो भी आपको पता चल जाए, तो आपको टोटल जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द स्टीरअप निकाल सकते हैं। तो कैसे निकलेगा, आपको ये पता है बीम का जैसे साइज है, जो बीम का हमारा साइज है वो मान लीजिए 250 इंटू 300 है। अब ये साइज जो है 250 इंटू 300, इसमें हम लोगों का कवर भी प्रोवाइड रहता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। एक मिनट। मैं एक ड्राइंग ऐसे रैंडम ड्राइंग ले रहा हूँ, हम लोग देखेंगे उसके अंदर
अभी यहाँ पे आप देखिए, ये से आपका बीम है, इसका देखिए 230 इंटू 350 आपका जो है वो साइज है। अभी ये डिस्टेंस जो है आपका, ये आपका कवर है। जैसे मान लीजिए हम लोग कवर प्रोवाइड करते हैं 30 mm 50 mm, ये कवर हम लोग को पता कैसे चलता है कहाँ से प्रोवाइड करना है? अच्छा, ये चीज आपको पता है कि कवर कैसे प्रोवाइड करते, कहाँ पे है, कैसे हमें पता चलता है किस चीज के लिए क्या कवर प्रोवाइड करना है? कोई आइडिया है इसके बारे में? नॉमिनल कवर क्या होता है, इफेक्टिव कवर क्या होता है, इसके बारे में कोई आइडिया है आप लोगों का? नहीं। No, sir. देखिए, पहले मैं डिस्कस करता हूं कि व्हाट इज कवर। कवर देते क्यों है, कवर देते क्यों है वो पता है या नहीं पता? जो चीज नहीं पता आपको बोलनी है कि नहीं पता है, मैं उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। कवर के बारे में कोई आइडिया है आप लोगों का? नहीं Yes, सर। sir. तो नो देखिए, सर। कवर जो है हमारे सभी स्ट्रक्चरल मेंबर्स के अंदर प्रोवाइड किया जाता है। जो ये कवर है वो प्रोवाइड किया जाता है कि हमारा जो रॉड है, रेनफोर्समेंट जो है, वो कोरोजन से बच सके। कैसे बच सके? कोरोजन से। और दूसरा है कि फायर से बच सके। दो चीजों से प्रिवेंट करने के लिए हमको कवर प्रोवाइड किया जाता है। कवर क्यों प्रोवाइड किया जाता है? आपका प्रिवेंट करने के लिए, आपका फायर से और कोरोजन से, दो चीजों से प्रिवेंट करने के लिए प्रोवाइड किया जाता है। अब बेसिकली जो है कवर आपका जो है, नॉमिनल कवर जो होता है वो होता है आपका डिस्टेंस बिटवीन, मैं आपको दिखा देता हूं, इन दिस पोर्शन, मतलब ये दो पोर्शन के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका नॉमिनल कवर है। इफेक्टिव कवर जो होता है वो आपका होता है इस डिस्टेंस से यहां तक। समझ पाए? ये कवर जो है ये है आपका नॉमिनल कवर, ये क्या है आपका इफेक्टिव कवर। तो चाहे तो आप कॉपी है आपके पास तो लिख लेंगे, या नहीं तो अदरवाइज नोट्स बना लेंगे बाद में। क्या है आपका नॉमिनल कवर जो है, स्पेस बिटवीन आउटर आउटर सरफेस ऑफ द स्ट्रक्चर मेंबर टू रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड इन द स्ट्रक्चर मेंबर, उसके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो हमारा नॉमिनल कवर कहलाएगा। अब जैसे तुम्हारा ये बीम में प्रोवाइड है तो स्टीरअप के बीच में, स्टीरअप से आपका आउटर लेयर है उसके बीच में जो डिस्टेंस है, यदि कॉलम में है तो टाई से आपका जितना स्टीरअप के बीच में, मतलब आउटर सरफेस से जितना डिस्टेंस है उसके बीच में जो कवर होगा नॉमिनल कवर प्रोवाइड कहलाएगा। और जो आपका इफेक्टिव कवर होता है वो होता है नॉमिनल कवर प्लस डाया ऑफ मेन रेनफोर्समेंट डिवाइड बाई 2। समझ में आया? ये दोनों पॉइंट क्लियर हुए कि नहीं? हेलो? यस सर। डायामीटर का हाफ कि सर टोटल का हाफ? डायमीटर का हाफ, डायमीटर मेन रेनफोर्समेंट का डायमीटर का हाफ प्लस नॉमिनल कवर। और कवर क्यों प्रोवाइड करते हैं वो भी आपको समझ में आया? मैंने दो रीजन बताए कवर क्यों प्रोवाइड करते हैं। क्लियर हुआ आप लोगों कि नहीं हुआ? क्या हुआ Yes, आप sir. लोग, लगता है लंच नहीं किया आज? हाँ ठीक है, आई होप सो आप लोगों को कवर हो गया, क्लियर हो गया होगा कवर और नॉमिनल और इफेक्टिव कवर में। तो हम लोग आगे मूव करते हैं। आगे है आपका शटरिंग, कास्टिंग एंड प्लिंथ बीम। प्लिंथ बीम का आपका जो शटरिंग और कास्टिंग ऑफ द प्लिंथ बीम के बारे में हम लोग जानते हैं। तो शटरिंग का जहां पर भी फिनोमिना आएगा सेम फिनोमिना है। आपको जैसे यहाँ पे रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल है तो आपको दो स्पैन जो है स्मॉलर लेने पड़ेंगे, एक स्पैन बड़ा लेना पड़ेगा, जिससे आपका बाइंडिंग हो पाएगा। तो सेम कॉन्सेप्ट है, हर जगह पे सेम ही होता है। और आपका जो ये ऊपर से जो आपको ये प्रोवाइड किया जा रहा है फॉर बाइंडिंग की, दो आपका जो स्पेसिंग है वो मेंटेन, बैटन जिसे बोल सकते हैं हम लोग, ये जो बैटन प्रोवाइड किया जा रहा है इससे क्या होगा, आपका स्पेसिंग मेंटेन होगा दोनों पैनल्स के बीच में। तो आपका जो शटरिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कास्टिंग के लिए, क्योंकि आप जब डिजाइन करते हैं तो स्पेसिफिक शेप को लेके डिजाइन करते हैं, तो वही स्ट्रेंथ आपको
गेन करनी है। तो जब तक उस शेप का जो मेंबर है वो बनेगा नहीं तो आपका वो स्ट्रेंथ कैसे आएगी। तो वही चीज है, आपको शटरिंग का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अब जो आपका कास्टिंग होता है, कास्टिंग के टाइम पे आपको वाइब्रेटर का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि आपको निडल वाइब्रेटर यूज करना है फॉर प्लिंथ बीम कास्टिंग के लिए। वाइब्रेटर आप अच्छे से लगाइए, कवर अच्छे से प्रोवाइड करिए, कवर का अच्छे से आपको प्रोवाइड करना होगा। स्टीरअप का जो मैंने आपको बताया चेकिंग, वो कवर जो होता है बीम्स के लिए वो कितना कितना होता है उसको भी ध्यान रखना है आपका। मैं बता दूं बीम्स के लिए जो है हमारा नॉमिनल कवर जो है 30 mm लिया जाता है, ठीक है। तो 30 mm कवर जो है आपका बीम्स के लिए लिया जाता है। फाउंडेशन के लिए आपका क्या था, 50 से 75 mm भी ले लेते हैं। तो दो का आपको पता चल गया। तीसरा आपका कॉलम का जो कवर है वो 40 mm होता है। तो इसे लिख भी लीजिएगा और ध्यान भी रखिएगा। आप यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे जो है आपका वाइब्रेटर लग रहा है वहां पे। मेन चीज है कि आपका जो कंक्रीट है उसको जितना अच्छे से आप जो है वाइब्रेटर का यूज करेंगे उतने अच्छे से आपका सेटल होगा और कहीं पे भी हनी कॉम्बिंग के चांसेस नहीं रहेंगे। आपका क्या होता है, रॉड्स होता है तो उसमें कंक्रीट फंस जाता है। कंक्रीट फंस जाने से क्या होता है कि आपका वो जिस जिस जगह पे जाना चाहिए वहां वहां पहुंच नहीं पाता, तो हनी कॉम्बिंग्स निकलता है। तो यदि आप वाइब्रेटर अच्छे से लगाएंगे तो हनी कॉम्बिंग्स होने का चांसेस नहीं है। हनी कॉम्बिंग जानते हैं आप लोग या नहीं जानते? नहीं जानते सर। हनी कॉम्बिंग क्या होता है, आप देखे होंगे कहीं कहीं पे कंस्ट्रक्शन में भी देखे होंगे कि आपका जो कंस्ट्रक्शन में भी देखे होंगे कि आपका क्या होता है, कंक्रीट निकलने के बाद मैं आपको एक जगह दिखाता हूँ जब कंक्रीट हमारा निकलना है। एक सेकेंड, यहाँ पे नहीं है, आगे निकलेगा शायद कॉलम्स में होगा, मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये जो मैं दिखा रहा हूँ माउस हमारा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आप लोग? ये देखिए यहाँ पे सरफेस जो है आपका प्लेन नहीं है, यहाँ पे एयर वाइट्स रह गए। तो एयर वाइट्स तब रह जाते हैं जब आपका वाइब्रेटर और सेटरिंग आपका सही से नहीं लगा है और दूसरा वाइब्रेटर आप सही से नहीं लगा रहे हैं एट द टाइम ऑफ कंक्रीटिंग। मान लीजिए आपने बीम दिया, बीम में बीच में एयर है, कंक्रीट पहुंचा ही नहीं तो स्ट्रेंथ कैसे मेल लेगा जितना रिक्वायर्ड। तो मेन चीज है आपका हनी कॉम्बिंग्स नहीं होने चाहिए। हनी कॉम्बिंग को अवॉइड करने के लिए हमको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो चीज मेन है आपका कि आप जब सेटरिंग प्रोवाइड कर रहे हैं तो अच्छा सेटरिंग होना चाहिए। जिसे यहाँ पे देखिए, आपको स्लैब का मैं दिखाऊंगा बहुत सारा फोटोज जहाँ पे हनी कॉम्बिंग्स का रहेगा, तो वो चीज दिखाऊंगा आपको। तो आई थिंक सो आपका ये बीम वाला क्लियर होगा। बीम वाला जितना चीज बताया गया आप लोगों को क्लियर है अभी तक? हाँ सर। अच्छा, आप लोग डेली डेली नोट्स बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, डे 1 डे 2 करके? हेलो, हेलो, आप लोग डेली जो है नोट्स बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं अभी तक? हाँ सर। यदि आप लोग बना रहे हैं, जो लोग नहीं भी बना रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, बट मेन चीज क्या है ना, यदि आप नोट्स बनाएंगे, हेलो हेलो, हाँ सर। यदि आप लोग नोट्स बनाएंगे तो उससे क्या होगा कि जो जो चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो आप तक रहेंगी और वो आपके इंटरव्यू में या आपका जब भी क्लास में कभी पढ़ाई होगी तो आप उन सब चीजों को याद रख के पूछ सकते हैं। अभी तो शायद आप लोग का एग्जाम चल रहा है, थिंक सो सेकेंड ईयर यस का। सर, हम लोग का तो एग्जाम चल रहा है, तो एग्जाम के लिए आप लोग क्या करिए, आफ्टर एग्जाम जो है आप लोग रिपोर्ट बना के सबमिट करेंगे इस चीज का, ठीक है। ये वीडियोस तो आपके पास रहेंगे, आप उनको देख के रिपोर्ट बनाएंगे और सबमिट करेंगे, ठीक है। क्लियर है? तो ठीक है सर। मैंने टास्क आप लोगों को आज दिया है, वो टास्क आपको पता है क्या टास्क है? यस सर। टास्क ये है कि आपको नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालना है। बहुत इजी है,
10 इंची है तो उसे मल्टीप्लाई कर देना है, और स्टैंडर्ड ब्रिक का भी निकालेंगे, जो एक्चुअल में ब्रिक है उसका भी हम लोग निकालेंगे, और पहले हम लोग स्टैंडर्ड ब्रिक का निकालेंगे। तो आप लोगों को बता दिया गया इस वीडियो में, ये अपलोड भी हो जाएगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे सेशन को, तो आगे हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। और प्लीज आप लोग ये जो छोटा टास्क आप लोग जो करते हैं ना, आपको भी हैप्पीनेस मिलेगा, जब आप लोगों को पता चलेगा नहीं आप लोग क्या क्या करने लगे। अभी आपको बाद में पता चलेगा ये चीजों का रिक्वायरमेंट होता है और आपको आता है ये चीजें। ठीक है, तो ठीक है, फिर हम लोग और भी कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ सकता है, नहीं तो हम लोग कल मिलेंगे। फिर किसी का कोई क्वेश्चन है? नो सर। ठीक है, ठीक है, फिर हम लोग कल मिलेंगे, और आप लोग ऑन टाइम रहिए। आई होप सो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा सेशन में। यदि कहीं पे भी कुछ लग रहा है कि और एक्स्ट्रा ऐड होना चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, हम लोग उन सभी चीजों को कंसीडर करेंगे। ठीक है, श्योर सर। ओके, बाय। नो सर।